हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नियुक्ति मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। बिहार दरोगा का है और ये 29/11/2020 को लिया गया है। इसी का हल प्रश्न पत्र है। इसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे 100 क्वेश्चनों पर, इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ देखिए और जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो क्वेश्चंस? और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा ये की गई है और इसकी स्थापना मार्च 1926 पंजाब में भगत सिंह ने की। संस्थापक इसके हैं भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ये तीनों ने मिलकर इसका क्या क्या स्थापना किया था। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो देश के नवयुवक हैं, उनके जो जवान हैं, उनके हृदय में देश के प्रति भक्ति की भावना जागृत करना है। देश के प्रति क्या करना है? भावना, भक्ति जागृत करना और मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसमें मुख्य कार्यकर्ता के रूप में थे केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, श्रीपाद अमृत डांगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयपाल और जयपाल सोडी, पिंडीदास एवं यशपाल इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। ये सब आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने जो गठन किया वो है। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को जो है यहाँ पर बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को इंडिया लीजन कहा और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना के पति के रूप में ये चुने गए और इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर और दिया गया है और भी इसका डिटेल से दिया गया है कि गदर पार्टी का फिर स्थापना किया गया 1913 में। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल रामचंद्र और बड़कतुल्ला इसके जो थे वो संस्थापक थे। इसका स्थल कहाँ पर था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका स्थल था। स्वराज पार्टी फिर 1930 में और सहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके सूत्रधार थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी जिसमें से सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि इसमें शामिल थे। विधानमंडल में ये प्रवेश नहीं चाहते थे। विधानमंडल में क्या चाहते थे? प्रवेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस 1922 के गया अधिवेशन, डॉक्टर जो है इसमें अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और सीआर दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे सीआर दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आगे से भी और एक्सप्लेनेशन है तो आप लोग खुद भी देखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। किसका? वरीयता का सबसे ऊपर कौन है, सबसे पहले कौन होते हैं? तो वहां पे अगर आप लोग वरीयता के क्रम को देखेगा तो पहले होते हैं राष्ट्रपति, फिर होते हैं उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर जो राज्य के राज्यपाल हैं और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। इस प्रकार से आपके होते हैं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए वरीयता के क्रम में देखिएगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व जो राष्ट्रपति है वो इसमें शामिल होते हैं और इस प्रकार से सारणी में दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बताते चलती हूँ, उसका आंसर भी और थोड़े बहुत जो बहुत महत्वपूर्ण लगेंगे वो पॉइंट्स भी बताऊंगी। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जब अपलोड किया जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें और भी अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको वीडियो को एंड में कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप लोग उसको एंड तक ध्यान से जरूर देखिए इस वीडियो को। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य ऑप्शन काइटिन है। क्या है? काइटिन इसका मुख्य अवयव है।
कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्या होती है, क्षमता होती है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। विभिन्न घटकों से होता है कोशिका का निर्माण, उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य है, ये इस कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में क्या है, सक्षम होती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में ये विभाजित किया गया है और इसको डिटेल से बताया गया है क्या सब है। उसके बाद कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज, लिग्निन और इस प्रकार से और भी अन्य दिए गए हैं जैसे पैक्टिन। नेक्स्ट है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। क्या है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, बहुभुज की कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 10 भुजाएं। यहाँ पर देख लीजिए बहुभुज की 10 भुजाएं हैं किस प्रकार से, क्योंकि सभी बाह्य कोण 360 डिग्री के हैं। आंतरिक कोण का योग 360 इंटू 4 कर दिया गया तो 1440 हो जाएगा। तो माना कि भुजाओं की संख्या n है तो 1440 बराबर n-2 इंटू 180। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-2। तो n इक्वल टू इस साइड n यदि इस साइड आएगा तो 2 को इस साइड भेज दिया गया है तो n इक्वल टू 8 प्लस 2 हो गया। तो ये 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया है। या फिर ये तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वो कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि 15वीं जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई थी जहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण क्या है, पॉलिशदार जो पाषाण है ये किस युग की विशेषता है। तो ये किस युग की विशेषता है, ये नव पाषाण युग की विशेषता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए एक पेज में पूरा पूरी दिया गया है। तो एक पेज में इसका एक्सप्लेनेशन है किस प्रकार से, उसको देखते चलिए। पॉलिशदार पाषाण का उपकरण नव पाषाण युग है। नव पाषाण युग किस प्रकार से है, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि निम्न पाषाण काल क्या होता है। तो संस्कृति के लक्षण यहाँ पे सल्क, गंडासा, खंडक उपकरण संस्कृति पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यहाँ तक फैले हुए थे। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे लेके आती हूँ नवपाषाण काल में। यहाँ पर पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति थी। बुर्जहोम और गुफरकला कश्मीर में, लंगनाथ गुजरात, दमदमा कोल्डीहिवा उत्तर प्रदेश, फिर चिरांद हुआ, फिर पोचमपल्ली हुआ, फिर मास्की हुआ, ये सब है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है महापाषाण काल आपका। इसका पीडीएफ जब दिया जाएगा प्यारे साथियों तो आप उसमें से अपना जो भी टॉपिक है, जो भी आपको परेशानियां हैं वो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य विधान परिषद के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो न्यूनतम संख्या सदस्य संख्या कितनी है, 60 है, ये सत्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधि या फिर आप विधान परिषद की बात कर ले तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, 40 से कम नहीं हो सकता। किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 169 में किया गया है। कहाँ पर, आर्टिकल 169 में ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या से कम भी 40 से कम नहीं हो सकती। कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ऐसा भी ये फिक्स किया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु की जो सीमा है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश भी इसमें से ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले मैं आपको ये जब पीडीएफ डाल दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी से संबंधित इन जो घटना दिए गए हैं इनका क्रम क्या है, तो इनका सही क्रम सबसे पहले तो पुरंदर दुर्ग पर विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद आपका हो जाएगा राजाभिषेक, फिर कर्नाटक का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर बी तो राइट आंसर इसका है।
यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में जुन्नार के समीप हुआ था। इनके पिता का नाम साजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। पिता कौन थे? साजी भोसले थे और माता कौन थी? जीजाबाई थी। 1646 में पूना के पास तोरण का किला और 1648 में पुरंदर के किले को इन्होंने जीता था। शिवाजी द्वारा 1664 में जो है सूरत का अभियान किया गया और फिर शिवाजी का 74 में अभिषेक किया गया था। इनका अंतिम अभियान 1677 में गोलकुंडा की सहायता से कर्नाटक में किया गया। कहाँ पर? गोलकुंडा की सहायता से कर्नाटक में किया गया इनका जो सबसे अंतिम अभियान था। ठीक है, 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। यहाँ पर यहीं तक देखिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट और भी पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल होता है। L + 800 = 30 × 120 और गुणे क्या है? 5/18 है। तो इसको करके क्या निकाला गया है? गुना भागा जो भी करके निकाला गया है, तो इसमें 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्यारे साथियों इसमें से कौन सा साधन नहीं है? तो गेरी मैंडरिंग। गेरी मैंडरिंग क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। गेरी मैंडरिंग यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। इसका उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी जिले की सीमाओं में हेरफेर करके किसी विशेष पार्टी या चुनावी समूहों के लिए अनुचित लाभ स्थापित करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दलों को जब यह एहसास होता है कि वे कुछ भी करें, समाज के कुछ वर्ग उन्हें कभी वोट नहीं देंगे, तब गेरी मैंडरिंग पद्धति को लगाकर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी जनसंख्या के 2020 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के 2020 की जनगणना के परिणाम प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ लगभग हर दशक में अमेरिकी कांग्रेस और राज्य के विधायी जिलों में गेरी मैंडरिंग अनुचित लाभ की नीयत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। इस शब्द की उत्पत्ति एल्ब्रिज गैरी से हुई है, जिन्होंने 1812 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर के रूप में एक बिल पर हस्ताक्षर किया और जिसने बोस्टन क्षेत्र में चुनावी जिला बनाया, जिसने सभी मतदाताओं को अपने लाभ के लिए क्या किया था? एकत्रित किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रत्यावर्तन, उसके बाद जनमत संग्रह जो भी है, इन सभी को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF शाम तक अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे ससुर की इकलौती पुत्री है। ससुर की पत्नी की, तो क्या है? मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। और उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो वह मेरे ससुर की पत्नी की क्या है? इकलौती पुत्री है। तो वो उसकी कौन हो जाएगी? इकलौती पुत्री है। तो उस महिला का संबंध क्या है? तो ये पत्नी का संबंध है, क्योंकि वो ससुर के पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो वो पत्नी ही होगी। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि एक ससुर है, ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री, यानी कि विजय के ससुर की जो पत्नी है वो विजय की सास होगी और उसकी सास की बेटी एक महिला है, तो वो उसकी पत्नी ही होगी। क्या होगी? पत्नी होगी। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है। किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ से ये होता है जो शीतकालीन वर्षा होता है। देखिए, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग 3% वर्षा होता है। लौटी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से 17% तक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर ज्यादा नहीं देखेंगे, बहुत कम मात्रा में मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पर गारो खासी उज्जैन या पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहाँ पर लगभग 1114 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 8 4 6 15 52
1/2, 52.1/2। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया, आप इसको अच्छे से समझ के बना लीजिए। देखिए यहाँ पर है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान क्या होगा। x का 1/4 क्या है, 6 से 5 अधिक है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान 44 होगा। क्या होगा, 44, क्योंकि x का 1/4, x का क्या है, का मतलब गुना होता है, इसका 1/4 कितना है, 6 से 5 अधिक है, तो 6 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 1/4 = 11 हो जाएगा। अब 1/4 को इस साइड भेजते हैं, तो इस साइड करने पर तो x = क्या हो जाएगा, 11 इंटू, हम इसको इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/1। तो 1 है तो इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा इसमें से कारण है जो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो ऋतु परिवर्तन जो है ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक तो घूर्णन गति, एक दैनिक गति, एक परिक्रमण गति है। एक क्या होता है, घूर्णन गति, और एक परिक्रमण गति, या फिर इसको वार्षिक गति भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। घूर्णन अथवा दैनिक गति यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूमती है, जैसे कि घूर्णन या परिभ्रमण हम कहते हैं। एक परिभ्रमण करने में 24 घंटे। दैनिक गति या प्रभाव गति बोले तो ये लगता है दिन और रात का होना, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होना। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल के साथ कितना, 66:1/2 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 66:1/2 डिग्री का ये कोण बनाता है। और इस प्रकार से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिए, एक चीज महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देती हूँ। एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट लगता है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 23 सितंबर का दिन है और 21 मार्च का दिन है, जब पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। वार्षिक गति का प्रभाव देखिए, दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर, दिन व रात की लंबाई में अंतर, वार्षिक गति का यह प्रभाव है। ऋतु का परिवर्तन होना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 जून को यह कर्क रेखा पर चमकती है। विषुवत वृत्त पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो जब आपातकाल लगता है तो कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसको छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं। सिर्फ उनके पास 2 ही आपातकाल के दौरान होता है, बाकी सभी क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो सिर्फ आपका अनुच्छेद 20 और 21 ही आपके साथ काम करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, शेष क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, ये याद रखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अपना ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है और सारा का सारा एक्सप्लेनेशन करवाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ब्रॉडर लेवल पर है कि उसको पूरा करना अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं एक्सप्लेनेशन कराऊँ तो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए, इसीलिए आप खुद से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चलती हूँ और उसका आंसर बताते चलती हूँ। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, तो ये किया गया है 6ठी अनुसूची में। कहाँ पर, 6ठी अनुसूची द्वारा ये किया गया है, परिषदों की स्थापना का प्रावधान पर किया गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदों, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसीज की स्थापना की गई। और ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उनके संरक्षण की क्या है, परिकल्पना करता है। तो ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस का उत्पादन होता है तो कवक द्वारा। कहाँ पर होता है इसका? कवक द्वारा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ये कहाँ पर से ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पर इसका फिर से आप लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ से कौन से स्रोत लिए गए हैं ये बताए गए हैं। अगर आप लोगों का राय होगा, आप लोग चाहेंगे तो हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर मैं बताऊंगी आप लोगों की कि कहाँ से क्या सब लिए गए हैं, किस संविधान से क्या सब लिए गए हैं। भारतीय संविधान में डिटेल से बताएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि आपको वीडियो ऐसा चाहिए जिसपे मैं आपको बताऊं कि कहाँ से क्या सब लिया गया है संविधान में, भारतीय संविधान में इसका आधार कहाँ से लिया गया है, किस इसकी भाषा कहाँ से, या फिर जो भी कुछ है वो कहाँ से लिए गए हैं, मैं आपको ब्रॉडर लेवल पर बताऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध। प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़ाया गया। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ाया गया था? तो ये रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। प्यूनिक युद्ध 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध 261 से 41 ईसा पूर्व हुआ था और द्वितीय युद्ध 218 से 201 ईसा पूर्व। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक विकार, जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। विकार जिसमें केंद्रक में क्या होते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो कौन सा है? तो वो आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसको याद रखिएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर यह एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें पुरुष एक अतिरिक्त 21 क्या कहते हैं एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। सॉरी, पुरुष एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में 2 या अधिक एक्स गुणसूत्रों के कारण होता है। प्रायः XXY होते हैं और इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण होता है, पर उसमें शुक्राणु नहीं बनते। ऐसे पुरुष क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके क्या कारण है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के क्या कारण है वो भी देख लीजिएगा और अन्य नाम जो हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पर कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। तो रोगियों के लक्षणों और लक्षणों के आधार पर किस प्रकार से उपचार किया गया है, जैसे कि प्रजनन उपचार है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परामर्श है, अतिरिक्त स्तन तक को हटाना है, फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, समर्थन और शैक्षिक मूल्यांकन है। इस प्रकार से जो भी समस्या है उस प्रकार से उपचार किया जाता है। रोगियों के लक्षणों के हिसाब से उसका उपचार अलग अलग होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये सब देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्यता, ये तो सही है। आपात के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है, ये भी सही है। और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, सिर्फ ये क्या है, इसके विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के विषय में क्या है, सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164 का यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या करेगा, राज्यपाल करेगा। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में क्या हो, बहुमत दल का नेता हो। क्या हो, बहुमत दल का नेता हो, उसी को प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए हैं। देख लीजिए, जब 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, तो उसके अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो होती है उसके 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या क्या हो, 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए।
कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को लगाकर, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बारे में और भी दिए गए हैं और ये पूछा कब गया है, तो ये पूछा गया 64 सीट है, मेंस क्वेश्चन नंबर 7 है 2023 में, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है, तो इस अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या है? इस अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। फॉरवर्ड और बेस में क्या होते हैं? पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। पश्च विशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है। यहाँ पर हम P को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। किससे? धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। और N को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो धन टर्मिनल से कोटर और ऋण से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है और इस अवयव क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स। जेम्स टॉबिन के द्वारा जो पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स है, निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? टॉबिन टैक्स किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो ये करेंसी के लेन देन पर। किस पर? करेंसी के लेन देन पर, मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता था। ठीक है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स, ये करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता था। करेंसी मतलब मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता था। विदेशी पूंजी की आवक पर लगाने वाले कर को हम क्या बोलते हैं? टॉबिन टैक्स बोलते हैं। इसका नामकरण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेम्स टॉबिन के नाम पर किया गया है। और इस तरह का कर उस स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार महसूस करती है कि विदेशी पूंजी के कारण घरेलू वित्तीय तंत्र क्या होते हैं, उस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो उस टाइम ये क्या लगा देती है? टॉबिन टैक्स लगा सकती है, लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक भाग भी स्थापित करवाया? जिसके नेतृत्व में अकबर ने क्या किया? चित्रकला का एक पृथक विभाग भी स्थापित करवाया। वो प्रमुख चित्रकार कौन था मुगल दरबार में? तो वो था अब्दुल सम्मद था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल सम्मद था, जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग भी क्या कर दिया? स्थापित किया था। तो ये मुगल चित्रकला 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है और यह उस समय का था जब मुगल ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और इसका रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का भी क्या करती है? संयोजन करती है। देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे और क्या महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बता देती हूँ। अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार जो थे वो मीर सैयद अली, दसवंत बख्शावन, ख्वाजा अब्दुल सम्मद, मुकुंद इत्यादि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 13 चित्रकार क्या थे? हिंदू थे। अब्दुल सम्मद व मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक भी माना जाता है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम तथा अबू शम्मद को सीरी कलम की उपाधि भी प्रदान की थी। यहाँ पर देखिए, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। उसके बाद अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार आप लोगों ने देख लिया है, संगीतकार तानसेन था और दसवंत एवं बख्शावन अकबर के दरबार के वो भी क्या थे? चित्रकार थे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके दरबार के प्रमुख गायक कौन थे? तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा इनके क्या थे? प्रमुख इनके दरबार में गायक थे। और इस शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। और फिर समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। नेक्स्ट है, यह शर्त को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्त की लागत मूल्य क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है वो 900 हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कृषि का काटो और जलाओ। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में मिलता है, प्रचलित है? तो ये उत्तर पूर्वी प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है, काटो और जलाओ। काटो जलाओ कृषि का मतलब कि झूम खेती है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे की काटकर जमीन साफ की जाती है और फिर काटे गए पेड़ पौधों को जलाया जाता है ताकि वह पोटाश से भरपूर हो जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योगों को इसकी क्या होती है? अपेक्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर जो है एक भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा।
और अगर कहीं पे किसी को भी कोई संशय हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई सी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको परेशानी हो, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और बेझिझक क्वेश्चन पूछिएगा। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? कौन सा यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। जैसे कि जो वस्तुओं पर लगता है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कर एक प्रकार का क्या है? अनिवार्य भुगतान है, जो कि किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है। जो कर आधार से संबंधित होता है, जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो ये भी होता है। कर आधार से आता है उससे जिसको आधार बनाकर लगाया जाता है, जैसे कि आयकर आधार। आयकर का आधार क्या है? आय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। उन करों को हम प्रत्यक्ष कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ, यानी कि कर से उत्पन्न कराघात, इम्पैक्ट या कारापात, इंसिडेंस जो है उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार ये कर लगाती है। और जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आयकर है, निगम कर है, उपहार कर है, इस प्रकार से बहुत सारे कर लगाए जाते हैं और आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य के अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, उन सभी के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है कि 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है और अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले जो सभी कर हैं उसकी जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तु एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश की में एक ही रहेगी, यानी कि 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? फ्रांस। कौन है? फ्रांस है। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस पर? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? किस आर्टिकल में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 30 और 29 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ये मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं आपको, ये सब दिए गए हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। 7 प्रकार का मूल संविधान में प्रदान किया गया था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब उसे क्या बना दिया गया है? आर्टिकल 300 के तहत क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बोलिए, या फिर आप उसे विधिक अधिकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रैयत बारी बंदोबस्त आरंभ किया है? रैयत बारी बंदोबस्त किसने आरंभ किया है? तो रैयत बारी जो है बंदोबस्त आरंभ करने वाले थॉमस मुनरो थे। कौन? थॉमस मुनरो थे। देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को क्या कहा जाता है? रैयतबारी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश थे वो भारत की 51% भूमि है। ब्रिटिश भारत की 51% भूमि है। 1792 में रैयतबारी व्यवस्था जो है बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी और 1820 में यह मद्रास में लागू की गई और सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को जो है क्या किया गया? मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1825 में व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई और 1858 तक व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू हो गया। और इस प्रकार से आप इसका डिटेल में विश्लेषण देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये विश्लेषण ही है इसका। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून पूर्व की वर्षा होने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको काला वैशाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल वैशाखी। क्या? काल वैशाखी। नार्वे स्टर्स बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। शीत ऋतु में उष्ण और आर्द्र, और उसके बाद लौटते समय हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक ये होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, काल वैशाखी के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है और आप लोग इसको हल करिएगा। अज्ञात राशि को ज्ञात करिएगा, आपके सामने आंसर दिए भी गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय
कौन करता है? तो इनके साथ जो विवाद होता है उसका निर्णय कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। इसका PDF अपलोड किया जाएगा, कहाँ पर और कैसे आप इसको देख सकते हैं वो वीडियो के एंड में बताया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में? तो वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, क्या रिसाव हुआ था, वो निकल गया था भोपाल गैस दुर्घटना में। तो इसके में देखते थे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास का एक क्या है? काला अध्याय है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 3 दिसंबर को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड जो थे, इसमें आपकी तादाद में बहुत सारे लोगों की क्या होगी? इसमें मृत्यु हो गई जब इसमें रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना कि PQ तथा RS दोनों समानांतर रेखा है, यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा A एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है, तो यदि कोण PAR 120 डिग्री है, यानी कि यदि कोण A 120 डिग्री है, तो कोण P तथा कोण P के बीच संबंध है। कोण P यानी कि कोण APQ और कोण APR के बीच क्या संबंध है? तो P और R के बीच क्या संबंध है? आइए इसको देखते हैं और इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कल के एक दिन पहले शनिवार था। कल के एक दिन पहले क्या था? शनिवार था। तो अगला मंगलवार कब होगा? कल के एक दिन पहले आने वाले कल, उसके एक दिन पहले क्या है? शनिवार से। कल से एक दिन पहले शनिवार, तो क्या हो जाएगा? आने वाला कल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आने वाला कल। मंगलवार कब होगा? क्योंकि कल के एक दिन पहले है। कल के प्रश्नानुसार देखिएगा तो कल से एक दिन पहले शनिवार है, तो कल क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। कल क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो आने वाला कल क्या हो जाएगा? और आज है सोमवार, और आने वाला कल क्या हो जाएगा? हमारा मंगलवार। अगर हम मंगलवार को बोलते हैं कि कल के एक दिन पहले, कल के एक दिन पहले शनिवार था, तो यानी कि कल रविवार था और आज सोमवार है, और आने वाला कल क्या होगा? मंगलवार होगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। वृद्धि त्रिकोण में कौन सम्मिलित है? दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में, तो इसमें सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, जिसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले वो संजीव रेड्डी जी थे, जो निर्विरोध लड़े थे। इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था और ये निर्विरोध लड़े गए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, ये 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे संजीव रेड्डी। फिर ये केंद्र सरकार में कई बार मंत्री बने। 1967 में लोकसभा का स्पीकर इनको बनाया गया, और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1969 में गांधी जी, जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री थी, अचानक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। कांग्रेस सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम को नामित किया, तो बाकी नेताओं ने नीलम संजीव रेड्डी का नाम आगे कर दिया, और इस घटना ने कांग्रेस के 2 भाग होने का रास्ता बना दिया। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1969 में राष्ट्रपति पद के दौरान हुए घटनाक्रम को एक इंटरव्यू में बताते हैं, और फिर उस प्रकार से जो भी वो बताए हैं उसका इस प्रकार से विवरण दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी जी हैं जो कि निर्विरोध लड़े थे चुनाव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? इट्रियम इसका समस्थानिक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली प्यारे साथियों भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू किया गया था। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप
चाहिएगा तो बताइएगा, अगले वीडियो से आपके लिए रोक दिया जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार निम्नलिखित बाजार स्थापित किए थे, यानी कि कुछ बाजार हैं उसको स्थापित किए थे, जिसमें से मंडी है, इसमें अनाज का व्यापार होता था। सराय अदल है, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार इसमें होता था। घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार, इसमें वस्तु किस्म के अनुसार उसका मूल्य निश्चित किया जाता था। इसमें वस्तु की किस्म के अनुसार क्या जाता था, उसका मूल्य निश्चित किया जाता था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। जब 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस टाइम मेवाड़ के शासक कौन थे, तो उस टाइम मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह जी। कौन? राणा उदय सिंह जी उस टाइम क्या थे, मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है। पटाखों से निकलने वाली जो हरी ज्वाला है वो क्यों उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न होती है? बेरियम के कारण ये उत्पन्न होती है। किस कारण से? बेरियम नाइट्रेट के कारण ये उत्पन्न होती है। हरे रंग की रोशनी निकालने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और यह विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। बारूद में मिश्र होने पर यह अपना रंग बदलता है और हरे रंग में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, लाल रंग के लिए कौन सा लिया जाता है, फिर पीले रंग के लिए, और इस प्रकार से डिटेल से बताया गया है। शाम तक इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह जी। कौन? राम सुभग सिंह जी। 1969 तक विपक्ष के आधिकारिक नेता को मान्यता तो नहीं दी गई थी, लेकिन 1969 में कांग्रेस पार्टी को सदस्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता राम सुभग सिंह विपक्षी नेता की भूमिका निभाते हैं इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका उसी का एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर नेक्स्ट है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। इसका निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को जो है स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये मूल रूप से दक्षिण गारो हिल्स जिले में पाई जाती हैं और तिब्बती बर्मा जाति के बोडो परिवार के हैं, और असम और बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में भी ये रहते हैं। खासी की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़ी ये आदिवासी समूह है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा इसी पहाड़ी पर होता है। जयंतिया खासी की तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मून खमेर जाति के ये हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, ये किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप का संबंध टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। ठीक है, कप एवं ट्रॉफियां डेविस कप, विंबलडन ओपन चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, ग्रैंड स्लैम कप, हॉफमैन कप, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप, फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप, अमेरिका जो ओपन चैंपियनशिप और वोल्वो टेनिस कप इत्यादि कप एवं ट्रॉफियां ये जो हैं ये इस प्रकार से हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म इसमें से क्या है प्यारे साथियों, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मजगांव डॉकलिप, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। गोवा, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। लिमिटेड है, लिमिटेड, मजगांव लिमिटेड, डॉक से प्यार लिमिटेड जो है ये मुंबई के मजगांव में स्थित है और ये भारतीय नौसेना के लिए क्या है, युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाती है। यह टैंकरों, यात्री जहाजों और कार्गो वाहकों का भी निर्माण करती हैं। 28 अक्टूबर 2021 को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयड विशाखापट्टनम का पहला जहाज डिलीवर जो है वो किया था। आगे आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि सारा का सारा एक्सप्लेनेशन करना नहीं हो पाएगा अभी आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से प्रयास किया जाएगा कि सभी को कवर करके चला जाए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से भी अगर प्रयास किया जाएगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, तो उसको आप खुद से देखिएगा तो आपको ज्यादा क्या होगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं उसको शॉर्ट में करके आपको बता सकती हूँ नेक्स्ट टाइम से। तो राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक लंबित कर सकती है, तो ये अधिकतम सिर्फ 6 महीने के लिए इसको क्या कर सकती है, रोक सकती है।
जब कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो अब उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक वैसे दो प्रकार का होता है, पहला तो साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक होता है। यह कोई भी बिल होता है जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, अध्यादेशों को प्रस्तावित करने के लिए बिलों और संविधान संशोधन बिलों में शामिल मामलों के अलावा अन्य मामले भी होते हैं। कानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन होता है और इस प्रकार से किया जाता है। तीसरा वाचन, फिर द्वितीय सदन में विधेयक पेश किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत देखिए क्या किया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का क्या करते हैं? अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सब देख लिया है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक निलंबित कर सकती है और इस प्रकार जो भी है वो आपने देख लिया है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लॉसा 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो लॉसा उसका 240 है तो बड़ी संख्या मामूली सी बात है, यहाँ पर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? प्रविलंबन। क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रविलंबन कहा जाता है। और इसका उपयोग कब किया जाता है? फांसी की सजा पाए अपराधी के लिए, तो जिसको फांसी की सजा मिली है तो उसके कुछ समय के लिए रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 और 161 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है और इस फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार से आप ये देख सकती हैं, लघुकरण कर सकती हैं राष्ट्रपति, सजा की अवधि को 1 या 2 वर्ष बदल सकती है, विराम कर सकती है, वैसे सजा को कम करना, जैसे अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण इसको विराम कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये खत्म नहीं कर सकती। जिसको फांसी की सजा दिया गया है उसको फांसी की सजा मिलेगी ही, ये फिक्स है, ठीक है। हो सकता है कि आप 1 साल 2 साल समय बढ़ा दिए, या फिर कोई गर्भवती महिला है तो उसको फांसी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका तो कोई और वो होना चाहिए ना, तो उसको भी अधिकार है। तो उसके लिए जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसके रोक दिया जाता है जब तक कि उसके बच्चे को पाल पोषण करके थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए तब तक के लिए, उसके बाद उसको फांसी की सजा मिलती है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर किया गया था। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। और आपको याद होगा कि 1953 में पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को ही सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूख हड़ताल करते हैं 52 दिनों का, जिसमें पोटी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो जाती है और सबसे पहले तेलुगु भाषा के आधार पर क्या किया जाता है? आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। भारत में भाषाई राज्यों का विचार जो है स्वतंत्रता पूर्व 1919 के पश्चात ही आरंभ हो गया था। 1920 के नागपुर कांग्रेस सत्र में भाषाई राज्यों के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। आपको जब बताया जाएगा कि जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से, मतलब जब भाषा के आधार पर गठन करने की बात आई थी तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया और कुछ इसके सपोर्ट में भी थे। तो कौन कौन थे इसके बारे में भी जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस आप लोग इतना ध्यान रखिए और इसमें सबका समावेशन किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है? एक साइड संपादक दिया गया है, एक साइड समाचार पत्र का नाम दिया गया है और इसमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आप देख रहे होंगे एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समाचार पत्र ये क्या है? संबंधित नहीं है और ये सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए एनी बेसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संपादक का मेल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संस्थापक थे एनी बेसेंट जी, और संवाद कौमुदी मिराकल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसमें से थे। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह क्या है? तो पूर्ण वर्ग बन जाए वह क्या है? तो वो आपका संख्या कौन सा है? 3 है। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का पहले साथियों सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम बर्ड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? तो ये 1946 में आया था। इसके 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, ये ब्रिटेन में भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। यानी कि
अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। तो याद रखिएगा 1946 में ये आया। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के लिए 1946 में जुलाई अगस्त में क्या हुआ, संविधान सभा के लिए भी चुनाव हुआ। नेक्स्ट है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपड़ा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी मैं मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। मिनी माता रोग क्या चीज खाने के बाद होता है, किसके सेवन करने से मिनी माता रोग हो जाता है, मरकरी पाड़ा के सेवन से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग जिसे कभी कभी इसको मिनी माता रोग के रूप में जाना जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि पारा विषाक्तता के कारण होती है। किसके कारण, पारा विषाक्तता के कारण यह बीमारी होता है। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। किसके, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि 2 मेजों पर तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपए है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर 800 रुपए इसका राइट आंसर है और यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है। आप लोग खुद से एक बार बनाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा, जल्दी फास्ट में बनेगा और आप लोगों के जो टॉपिक मतलब आपका जो अपना अंदाजा होगा, जो तरीका होगा वो बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 9 राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और तटीय सीमा की बात करिएगा तो यहीं पे होता है। जैसे कि यहाँ पर गुजरात है, कौन है यहाँ पर, गुजरात है। साइन के हिसाब से आप समझ जाइएगा, मैं गुजरात की जगह पे जी लिख रही हूँ। गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, यहीं पे छोटे से स्थान पर गोवा भी आ जाता है। उसके बाद कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इस प्रकार से आंध्र प्रदेश है इसमें, और यहाँ पर आपका ओडिशा आ जाता है और फिर यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल शामिल हो जाता है, यहाँ पे आकर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक इस प्रकार से 9 राज्य में है। मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है और इस प्रकार से दिया गया है सभी का डिटेल से। नेक्स्ट है पादशाहनामा का रचयिता कौन है। पादशाहनामा का रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी इसके रचयिता है। शाहजहां के काल में पादशाहनामा नामक 3 ग्रंथों की रचना की गई थी। शाहजहां के आदेश पर मोहम्मद अमीन कज़विनी ने शाहजहां के काल के पहले 10 वर्षों का इतिहास क्या गया है, लिखा है इसमें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, यहाँ पर 62 का डिटेल से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है, जो ज्वार की मुख बनाती है कौन सी नदी, तो तापी बनाती है, तापी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो ये चंबल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, चंबल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चंबल हो जाएगा, ये चंबल का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी में यहाँ पर क्या करना है, आपको लुप्त पद ज्ञात करना है और आप इसका लुप्त पद ज्ञात करिएगा। जो भी तरीके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उस तरीके से आप लोग लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है। तो यहाँ पर प्रायिकता से पूछ रहा है, संभावना जो भी है आप बताइएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। संगाई हिरन पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में पाए जाने वाला हिरन की एक दुर्लभ प्रजाति है और इसके संरक्षण के लिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। किसके लिए, संगाई हिरन की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जोड़ा गया है।
तो किस गवर्नर जनरल का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? लॉर्ड डलहौजी का जुड़ा है। किसका? लॉर्ड डलहौजी का, क्योंकि इन्होंने ही ये हड़प की नीति, व्यक्तिगत नीति, या फिर आप बोले व्यक्तिगत नीति बोले, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति बोले, या फिर हड़प की नीति बोले, तो वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। और इसमें उन्होंने इस नीति के तहत 7 राज्यों को क्या कर लिया? हड़प लिया था, जिसमें से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, जैतपुर, बरहाट और झांसी तक के इसके शासक नहीं थे। और इस हिसाब से इसने क्या कर लिया? इसको हड़प लिया, हड़प की नीति लाई और उससे हड़प लिया भारत के 7 राज्यों को। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये कारखाना अधिनियम है, जो भी अधिनियम आया है उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सदाबहार वन कहाँ पर? असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप वह दाब है जिसकी वजह से शरीर के चारों ओर ब्लड हृदय से क्या होते हैं? ब्लड को हृदय से पंप किया जाता है। सिस्टोलिक 120 mmHg या डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg, इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ज्यादा नहीं तो जब इससे ज्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर, मतलब कि बीपी बढ़ गया है। नेक्स्ट है, सुंदरवन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। सुंदरवन पाए जाते हैं कहाँ पर? मैंग्रोव वन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यार्कर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिकेट में यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन? केरल नौका दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? R1 = 2R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 = 2R1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वो कौन सा है? तो भारत का वह राज्य जहां थोरियम का विशाल भंडार है वो केरल है। वो कौन सा राज्य है? वो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कहाँ पर आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो न्यूक्लियस से बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में ये उपस्थित होता है और वहीं पे डीएनए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर? तो 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ये सत्य है। क्योंकि अगर आप कभी 2 × 4 करिएगा फिर भी 8 आएगा। सम संख्या कोई भी लीजिएगा तो सम ही आएगा। आप 9 को जब 2 से गुना करिएगा तो ये सम आया है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या कभी सम नहीं होता है, हमेशा सम नहीं होता है। लेकिन आप जब किसी भी 2 सम संख्याओं का गुना करेंगे तो वो हमेशा सम ही आएगा। जैसे मैंने 2 4 बताया है, वैसे आप 8 × 8 ले सकते हैं तो ये 16 ही आएगा। तो सॉरी एक सेकंड, ये 8 64 ही आएगा, तो ये 64 आएगा। 64 आएगा। अगर आप 6 × 2 लेते हैं तो दोनों सम है तो 12 ही आएगा। इस प्रकार से जब भी लीजिएगा सम तो उसका सम ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया है? तो अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया है यहाँ पर आपका? तो संपादित समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने ये किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो इसके वक्र क्षेत्रीय पृष्ठफल का अनुपात क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा कौन नहीं बनाती है? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी महानदी कृष्णा, गंगा ये सभी क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये जो आपकी ताप्ती है, ताप्ती और नर्मदा, ये डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्टुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्टुअरी बनाती हैं, डेल्टा के बजाय एस्टुअरी बनाती हैं। अब आप जब ये आप लोगों ने देखा है तो आप एक चीज देख लीजिए कि डेल्टा क्या होता है।
नदी अपनी वृद्धावस्था में जब कंकर पत्थर बालू को बहाकर लाती है और फिर मुहाने पर भूमि के ढाल मंद होने के कारण उसे निक्षेप करती है, तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। बहुत प्रकार के डेल्टा है, चापाकार डेल्टा होता है, इसके बाद पंजाकार डेल्टा होता है, अग्रवर्ती डेल्टा होता है, ऐश्वर्य डेल्टा होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जिस प्रकार से डेल्टा तो वो होता है। नेक्स्ट है, यदि वाराणसी का कूट इस प्रकार है तो कोलकाता का कूट क्या होगा? वाराणसी का कूट इस प्रकार है तो कोलकाता का कूट क्या होगा? तो कितने अक्षरों को जोड़ा गया है इसमें, तो उस प्रकार से आप कोलकाता का भी कूट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत किसने आरंभ किया था? तो जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है उन्होंने इसको आरंभ किया था। ठीक है, और ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था, तो वो आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने चलाया था, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट देख लीजिए, और यहाँ पर आप विक्रम संवत देख लिया, फिर गुप्त संवत की बात कर लीजिए। तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। हिजरी संवत की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की। इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इलाही संवत अकबर ने 1583 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक के नाम से NaCl को जाना जाता है। किसको? NaCl को खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, समीकरण x प्लस बी बटे a माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का हल क्या होगा? तो इसका हल क्या होगा, निकालिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इसमें से कौन है ऐसे जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो वो है गुलजारी लाल नंदा जी। कौन है? गुलजारी लाल नंदा जी। और ये 1964 से 66 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तृतीय स्टेट का हिस्सा कौन सा वर्ग नहीं है फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा? तो कौन नहीं है? पादरी इसका हिस्सा नहीं है। कौन? पादरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पादरी हो जाएगा। पादरी इसका क्या है? हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुजुल कटफिशस कहा जाता है। प्रतापी राजा इसमें कनिष्क था। ठीक है, संस्थापक कुजुल कटफिशस है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपनी गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया था, जो कि हिंदू सौर कैलेंडर कहलाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। और इन्होंने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में करवाया था। कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। इन्होंने इनके टाइम में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी भी थे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय प्यारे साथियों जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई? इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1919 में। और इस प्रकार से अन्य जो महत्वपूर्ण संगठन है, जो संस्थान है, उन सभी के नाम, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये सब डिटेल से दिया गया है। प्रमुख अध्यक्ष, महासचिव, सदस्य संख्या क्या है, उन सभी के बारे में दिया गया है। आप इसके PDF से देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा शाम तक। ठीक है, वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? किसी सतह पर जो बल लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95। ये इसका जो है दिया गया है, दाब किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका हल आप लोग देखते चलिए। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ क्योंकि इधर शेष मैथ के क्वेश्चन हैं।
तो आप देख लीजिए, और नहीं तो अभी, नहीं तो आप PDF अपलोड होगा तब आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक क्या है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? जो शिक्षित व्यक्ति हैं विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर उनका पलायन क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? प्रतिभा पलायन। क्या कहलाता है? वो प्रतिभा पलायन कहता है, ब्रेन ड्रेन कहलाता है। जब कोई शिक्षित व्यक्ति विकासशील देश से विकसित देशों की ओर जाते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। किसी देश के भीतर अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी का नतीजा है प्रतिभा पलायन, यानी कि ब्रेन ड्रेन का भारत के लिए दोहरा प्रभाव रहा है। एक तरफ प्रतिभा पलायन से भारत को अनेक आर्थिक सांस्कृतिक फायदे मिले हैं, दूसरी तरफ कुशल और प्रशिक्षित भारतीयों के विदेश पलायन में प्रतिभा पलायन को लेकर चिंताएं भी क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। प्रतिभा पलायन से भारत को क्या लाभ है? तो विश्व भर में रह रहे जो प्रवासी हैं वो भारतीय समुदाय की तरफ से भारत को लगभग 70 अरब डॉलर रेमिटेंस क्या करते हैं? प्राप्त देते हैं। रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, और यह रेमिटेंस भारत के GDP का लगभग 3.5% है। कितना है? 3.5% है। अब प्रतिभा पलायन से चिंता क्या है? तो देखिए, भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं, जिससे भारत में उच्च प्रतिभाओं की क्या हो रही है? कमी हो रही है। भारत से डॉक्टर व्यापक रूप से विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जबकि भारत में उन डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है। उन डॉक्टरों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। जो व्यापक स्तर के पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापक स्तर के जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो आपके व्यापक स्तर के लोग हैं, वो इंडिया को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी कमी हो रही है। यही इसका मुख्य चिंता का बात है कि यहाँ पर ऐसे अनुभवी लोगों की यहाँ पर कमी हो रही है, और विदेशों में वो क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे आविष्कार काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी चिंता की बात है। और लाभ भी आपने देख ली, चिंताएं भी आपने देख ली, 100 के 100 क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।